Hi guys, I hope you all are very well. Now today I am going to discuss chapter sets of class 11th mathematics NCERT. सेट बच्चों पहला चैप्टर है क्लास 11th का, बहुत अच्छा चैप्टर है और क्लास 12th में जो है वो बहुत काम आता है. अगर आपका सेट जो वीक रह जाता है तो क्लास 12th में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्लास 12th के अंदर भी चैप्टर है हमारे पास रिलेशन करके, तो वहाँ पर सेट्स का बहुत यूज़ किया गया है. तो ये जो चैप्टर है ना बच्चों, बेसिक पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्या होता है सेट, बात करते हैं सबसे पहले कि डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है. तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर. सेट एक्चुअल में है क्या? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सेट है हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात ये है कि हमने एक वर्ड लगाया हुआ है वेल डिफाइंड. हम सिंपली यूँ भी कह सकते थे कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पर हमने वर्ड लगा दिया क्या? वेल डिफाइंड. अब यहाँ पर वेल डिफाइंड लगाने के पीछे पर्पज़ क्या, लॉजिक क्या है? तो लॉजिक आपके समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर वेल डिफाइंड क्यों लगाया गया है. बात समझ आ रही. बट फिलहाल एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर होगा आपके कि भाई जो सेट है वो एक्चुअल में है क्या. हम लोग सभी जानते हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं वो 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं. इन 26 के अंदर 5 वॉवल्स हैं हमारे पास और 21 कॉन्सोनेंट हैं. अब अगर इसमें से मैं वॉवल्स को अलग कर लूँ तो वॉवल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. तो जो वॉवल्स हैं हमारे पास ए ई आई ओ यू, बात समझ में आई? ये क्या है हमारे पास? वॉवल्स हैं. ठीक है. तो इन वॉवल्स को अगर मैं कलेक्ट कर देता हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अगर मैं कलेक्ट कर देता हूँ तो ये एक सेट बन के रेडी हो जाएगा. क्या बन के रेडी हो जाएगा? एक सेट बन के रेडी हो जाएगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने वी बोल दिया और इसको मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर दिया, तो ये क्या रेडी हो गया? मेरे पास एक सेट बन के रेडी हो गया. दैट मीन्स ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही है. यहाँ पर मैंने ये ए ई आई ओ यू ये एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं और इसको मैंने कलेक्ट किया हुआ. दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. अब अच्छा, ये थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा मैंने जल्दी ले लिया. इससे पहले कुछ और एग्जांपल्स पे बात करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि भाई द कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. मैंने क्या बोला? द कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. अब आप खुद सोचिए, ये जो कलेक्शन है इसके अंदर कौन कौन सी बुक्स ली जाएंगी? इनके अंदर वही बुक्स ली जाएगी जो बाय मुंशी प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी गई हैं. कोई ऐसा बंदा थोड़ी है जो मतलब कोई ऐसा आ जाए और यूँ बोले कि नहीं भाई ये किताब जो है मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है. भाई हम जो कलेक्शन ले रहे हैं, उस कलेक्शन के अंदर जो बुक्स ले रहे हैं वो सारी बुक्स किसकी हैं? वो सारी बुक्स जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी की हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि नहीं भाई ये वो बुक नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से यहाँ पर मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से मीनिंग ये है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि द कलेक्शन ऑफ बुक रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि क्या द कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, कि मुंशी प्रेमचंद के थ्रू जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उन सबको अगर अपन कलेक्ट करें तो कलेक्ट करने के बाद जो चीज़ तैयार होगी उसको हम बोलेंगे सेट. कि ये एक सेट है. किसका सेट है? ये बुक्स का सेट है. और कौन सी बुक्स हैं? जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं. बात समझ आ रही है? सपोज एक और लिया मैंने, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10. स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट क्या है? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10. तो आपको सोचिए कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे इसमें नेचुरल नंबर आएंगे ऑब्वियसली बात है 10 से जो कम है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन वर्ड है. तो लेस देन 10 में जो हमने नंबर्स लिए, जो एलिमेंट्स लिए, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. अब यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा आए और कोई थर्ड पर्सन आया, वो ये बोले कि नहीं भाई 11 भी लो इसके अंदर. तो आपको सोचिए 11 क्यों लेंगे इसके अंदर, या 10 क्यों लेंगे हम, जब हमने क्लियरली बता दिया है कि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर हैं वो लेस देन 10 है. तो 10 से छोटे वाले नेचुरल नंबर ही लेने पड़ेंगे. तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखे है ना, इसमें सभी का जो मत है, सभी की जो वोटिंग है वो एक जैसी रहेगी. कोई डिफरेंट नहीं जा सकता. सबको यही बोलना पड़ेगा हाँ भाई जो 10 से जो कम नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से लेके 9 तक होते हैं. बात समझ आ रही है? बट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर.
गुड प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। यहाँ पर मैंने कलेक्शन बनाया किसका, गुड प्लेयर्स का, गुड प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम की, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जो अच्छे प्लेयर हैं उनका कलेक्शन। अब हमें देखना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या ये जो कलेक्शन है, क्या ये सेट है। तो ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? वो इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड हमने इस्तेमाल करा, गुड प्लेयर। कौन सा वर्ड है? गुड प्लेयर। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हमने एक कलेक्शन बनाया प्लेयर्स का, उसके अंदर हम लोगों ने लेट्स से सपोज एक इंडियन प्लेयर को रख लिया, लेट्स से ऋषभ पंत को रख लिया सपोज, मान लीजिए विराट कोहली को, फेमस है, विराट कोहली को हमने इस कलेक्शन के अंदर रखा। अब एक बंदा आया और उसने बोला कि नहीं भाई मैं विराट कोहली को अच्छा नहीं मानता, मेरे अकॉर्डिंग जो है विराट कोहली इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। उस बच्चे ने ऐसा बोला, ठीक है। एक और आया, उसने बोला कि नहीं सर विराट कोहली इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, विराट कोहली तो बहुत अच्छा प्लेयर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में ये जो गुड प्लेयर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, इस गुड प्लेयर ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये जो विराट कोहली है अच्छा प्लेयर है, और एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर ये तो अच्छा प्लेयर नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो अब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसमें जो हमने कलेक्शन बनाया है, इसको क्या अब हम सेट बोलेंगे? क्या ये सेट है? तो अब ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पीपल हैं उनकी जो थिंकिंग्स हैं उनमें डिफरेंस आ रहा है। हर आदमी अलग अलग सोच रहा है। इसके लिए एक बच्चा सोच रहा है कि नहीं सर ये सेट है, और एक बच्चे के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुड प्लेयर लगाया हुआ है। हो सकता है वो विराट कोहली जैसे हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पर, किसी के लिए वो अच्छा है, किसी के लिए वो अच्छा नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने लिखा द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड टीचर। स्टेटमेंट क्या है? द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड टीचर। हमसे पूछा कि बताओ क्या ये सेट है, क्या ये सेट है या ये सेट नहीं है? तो हमारा आंसर जाएगा नो इट इज़ नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि अगेन यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? टैलेंटेड। यहाँ पे वर्ड लगाया हुआ है क्या? टैलेंटेड टीचर। अब आपको सोचिए, इस कलेक्शन के अंदर मान लीजिए कोई एक टीचर हमने रखा, और वो जो टीचर है वो एक बच्चे के लिए तो टैलेंटेड है, दूसरे बच्चे के लिए वो टैलेंटेड नहीं है, और किसी के लिए फिर टैलेंटेड है, किसी के लिए टैलेंटेड नहीं है, सपोज मान लीजिए। तो अब ये जो कलेक्शन हमने बनाया, क्या ये कलेक्शन सेट कहलाएगा? तो ये सेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर अगेन थिंकिंग में डिफरेंस आ रहा है लोगों की। कुछ लोग कुछ और सोच रहे हैं, किसी के अकॉर्डिंग ये सेट है, किसी के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं है। जबकि सेट्स कहता क्या है? सबके लिए, सबकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए वहाँ पर। ऐसा नहीं कोई अलग सोच रहा है, कोई अलग सोच रहा है, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा था कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड टीचर, ये सेट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वर्ड लगाया हुआ है टैलेंटेड, और किसी के अकॉर्डिंग कोई टीचर टैलेंटेड होता है, किसी के अकॉर्डिंग कोई टीचर, वही टीचर हो सकता है वो टैलेंटेड ना हो। तो ये भी हमारा जो है ये सेट नहीं कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने बोला कि द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल। अब ये जो हमने कलेक्शन बनाया, अच्छा पहले तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, क्या ये सेट है? तो अगेन ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है डेंजरस। अब मान लीजिए कोई सेट है, कोई कलेक्शन है, उस कलेक्शन में मान लीजिए हमने डॉगी को रखा हुआ है। अब कुछ जो लोग हैं वो डॉग से डरते हैं, मतलब कुछ के लिए तो डॉग जो है वो डेंजरस है, और कुछ के लिए जो है वो डॉग डेंजरस नहीं है। तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि आधों के लिए तो वो डॉग डेंजरस कहला रहा है, आधों के लिए वो डेंजरस नहीं है। तो अब हम उसको कलेक्शन को सेट बोलें कि नहीं बोलें? तो सेट नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि अगेन प्रॉब्लम है कि भाई जो डेंजरस लिखा नहीं मैंने, जो डेंजरस है वो डेंजरस वर्ड यहाँ पर एक वैग्यू वर्ड है, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। डेंजरस मतलब क्या? मतलब भाई आधों के लिए डेंजरस है वो चीज़, आधों के लिए डेंजरस नहीं है। तो इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा कि सेट हम किस स्टेटमेंट को हम सेट बोलते हैं और किस स्टेटमेंट को हम सेट नहीं बोलते हैं। कोई भी कलेक्शन जो है वो सेट नहीं कहलाता। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। कलेक्शन में और सेट में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? जितने भी सेट होते हैं वो सब कलेक्शंस होते हैं, लेकिन जितने भी कलेक्शंस हैं वो सेट हों
ये ज़रूरी नहीं है। वो कलेक्शन सेट हो भी सकता है और वो कलेक्शन सेट नहीं भी हो सकता, उसमें अपन को यही देखना पड़ेगा। जैसे ये जो स्टेटमेंट है, ये कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड टीचर, इट इज़ अ कलेक्शन बट इट इज़ नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है लेकिन कलेक्शन तो है। सेट क्यों नहीं है, मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर टैलेंटेड वर्ड आ रहा है, टैलेंटेड टीचर, ये वैग्यू वर्ड, क्लियर नहीं है कि भाई टैलेंटेड टीचर से क्या क्या मीनिंग समझे हम। तो कलेक्शन में और सेट में डिफरेंस है, डिफरेंस समझ में आया होगा। ऑल द सेट्स आर कलेक्शन बट ऑल द कलेक्शंस आर सेट इज नीड नॉट बी नेसेसरी। तो ये बात थी कि भाई सेट क्या होता है। और तो पहली जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी क्लास 11th के अंदर, उसमें पहला क्वेश्चन यही है। उसमें आपको काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से आपसे पूछा गया है कि बताओ ये सेट है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये देखना है कि क्या सभी की थिंकिंग एक जैसी है या नहीं है, या वहाँ पे थिंकिंग में डिफरेंस आ सकता है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने बोला द कलेक्शन ऑफ मंथ इन अ ईयर, कि कलेक्शन ऑफ मंथ इन अ ईयर के अंदर आप खुद सोचिए, क्या कोई आके यूँ बोल देगा कि नहीं सर एक साल में तो 13 मंथ होते हैं, या कोई यूँ बोल देगा नहीं भाई एक साल में तो केवल 9 मंथ ही होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी को पता है एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो जो कलेक्शन हम बनाएंगे उस कलेक्शन के अंदर आप जो मंथ लिखोगे वो पूरी दुनिया जितने भी लोग हैं सब यही लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरा अप टू दिसंबर। कोई ऐसा है जो आधों को छोड़ दे? पॉसिबल ही नहीं है, सबको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मंथ होते ही यही हैं। तो ये सेट माना जाएगा। सिमिलरली जो मैंने कलेक्शन ऑफ वॉवल लिखा, दुनिया के सभी लोग वॉवल को यही बोलेंगे, AEIOU। समझ आ रही बात? सभी के लिए वॉवल्स यही हैं। किसी की थिंकिंग में डिफरेंस नहीं आएगा कि नहीं भाई कोई बोले कि आई जो ये वॉवल में नहीं मानता तो वो बेवकूफ़ है। बात समझ आ रही है? ये वॉवल्स हैं तो सब इसी को वॉवल्स बोलते हैं। इसके अलावा जो बच गए वो कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो दैट इज़ द सेट। ये थी डेफिनेशन ऑफ सेट की। अब फर्दर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और बातों में मैंने एक प्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी बता दिया है, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको, एक तरीके का प्रेजेंटेशन होता है। चलिए भाई, पहला प्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म, और सेकंड है हमारे पास, अच्छा रोस्टर फॉर्म को हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। इसी का दूसरा नाम क्या है? टैबुलर फॉर्म। एंड द सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो टाइप की प्रेजेंटेशन है हमारे पास। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आप दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म एंड द अनदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें रोस्टर फॉर्म जो है वो इजी है कंपैरेटिवली सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों? रोस्टर फॉर्म के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को लेते हैं और उन एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाते हैं और करली ब्रेसिस के थ्रू उसको इनक्लोज कर देते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर वॉवल का एक सेट बना के दिखाया था आपको, तो मैं वापस लिख देता हूँ। लेट्स से ये V फॉर वॉवल हमारे पास सेट है, AEIOU। ये जो प्रेजेंटेशन है ना यहाँ पर, ये ही प्रेजेंटेशन कहलाता है रोस्टर फॉर्म। इस प्रेजेंटेशन में क्या होता है? AEIOU ये क्या है? ये सारे क्या हैं? ये सारे एलिमेंट हैं। V क्या है? V है सेट। याद रखें, सेट का जो नाम होता है इसको अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये जो V है ये सेट का नाम है जिसको हमने V से डिनोट किया हुआ है, और ये अंदर जो लिखा हुआ है AEIOU ये इसके एलिमेंट्स हैं। इस सेट के एलिमेंट है कौन? AEIOU। इनको आपको कॉमास के थ्रू क्या करना है? सेपरेट कर देना है और करली ब्रेसेस के थ्रू इनक्लोज कर देना है। इसके अंदर ये जो एलिमेंट का जो ऑर्डर है, इट्स डजंट मैटर, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप यू को पहले लिख सकते हो, आई को बाद में लिख सकते हो, आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हो, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप सीक्वेंस में लिखेंगे उसको। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये कहलाता है हमारा क्या? रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है बच्चों, बट आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर होता क्या है, हमें एक वेरिएबल का इस्तेमाल करना होता है, और जनरली जो स्टैंडर्ड है वो हम x इस्तेमाल करते हैं। एक स्मॉल x का यूज़ किया जाता है। अब ये x है क्या एक्चुअल में? ये x क्या काम करता है? सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को एक साथ रिप्रेजेंट कर देता है। मतलब एक सिंगल वेरिएबल जो है सभी एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपके क्या मतलब आपके समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है? अभी आएगा, देखिए। सपोज मान लीजिए मैंने पहले एक सेट बनाया, मैंने लेट से A, इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 मैंने 4 एलिमेंट लिखे। ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है।
अब सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सपोज ये ए है, कर्ली ब्रेसेस इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए इसी को मैं इसी से मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ये जो रोस्टर फॉर्म है इसी को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, ताकि आपको क्लियर होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअल में है क्या। अब देखिए ये जो सेट है ए, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4, 4 इसके अंदर नेचुरल नंबर्स मैंने रखे हैं, ठीक है। तो हम इन सारे एलिमेंट को एक सिंगल वेरिएबल से डिनोट कर देंगे, लेट्स से एक्स। ये जो x है ये क्या वेरिएबल है, और ये इन सारे ये 4 जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे इन चारों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, x। अब यहाँ पे आप लगाएंगे कॉलन, ये होता है कॉलन, उसको अपन रीड आउट करते हैं सच दैट। तो x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है। अब देखो नेचुरल नंबर तो हमने बोल दिया, लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिट तक चलता रहता है, और हमारे सेट के अंदर 4 ही हैं। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ये जो x है, ये जो x है ये 4 से छोटा ही रहेगा, दैट मीन्स लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब 4 हो सकता है और 4 के इक्वल हो सकता है, 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। बात समझ आ रही है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 4 ही नेचुरल नंबर है। तो ये जो चीज़ तैयार हुई बनके, इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अंदर क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल का इस्तेमाल करा, और ये वेरिएबल काम क्या करता है, ये वेरिएबल सेट के सभी एलिमेंट को एक साथ रिप्रेजेंट कर देता है। फिर उसके बाद ये जो एलिमेंट जो प्रॉपर्टी यहाँ पे पजेस कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे शो लिखना होता है कि भाई यहाँ पर एक्चुअल में हमें दिखाई क्या दे रहा है, लॉजिक क्या है। तो हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर दिखाई दिए, और नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 4 है। तो हमने बता दिया कि भाई ये जो x है ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर जो कहाँ से कहाँ तक है, x लेस देन इक्वल्स टू 4, 4 से छोटा होगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए सर 4 से छोटा तो 0 भी होता है, तो 0 नेचुरल नंबर थोड़ी होता है। यहाँ पर हमने लिखा ना x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 0 थोड़ी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब 4 से छोटा। तो ये थी हमारे पास रोस्टर फॉर्म, और ये थी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे अपन इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और क्लियर होगा, और कि भाई कैसे रोस्टर फॉर्म बहुत इजी है, जल्दी समझ में आती है। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता रहेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअल में कैसे प्रॉपर्टी वगैरह पजेस करती है। अब देखिए इसमें मैं आपको पहले रोस्टर फॉर्म लेके चलूँगा, ताकि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में समझने में आसानी हो जाए। देखिए भाई लेट्स से अपन ने एक सेट ले लिया ए, ठीक है। इस सेट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, लेट्स से 1 4 9 16 25। ये कौन सी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। क्यों रोस्टर फॉर्म क्यों है, क्योंकि भाई एलिमेंट दिख रहे हैं, कॉमा दिख रहा है, कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं, तो ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा भाई सेट का नाम ए है हमारा। अब देखिए प्रॉपर्टी नज़र आ रही है कि प्रॉपर्टी चल क्या रही है, गौर से देखें तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर चल रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर सिर्फ 5 तक है, 6 का नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे x, बात समझ में आई, हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया x ले लिया, सच दैट कॉलन लगाएंगे x इज सच दैट। अब आपको ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके बारे में अब आपको बताना पड़ेगा। ये x क्या काम करता है, ये x इन सारे एलिमेंट को साइमल्टेनियसली एक साथ रिप्रेजेंट कर देता है। सारे वेरिएबल इसके अंदर आ गए, सारे एलिमेंट जो है वो इसके अंदर आ गए। अब प्रॉपर्टी कौन सी पजेस हो रही है यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी आपको यहाँ मेंशन करनी होती है। तो हमें दिख रहा है नेचुरल नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन लिखेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। बात समझ आई। अब यहाँ पर ये हमने जो n इस्तेमाल करा है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये n क्या चीज़ है। ये n क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। तो अपन यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। अच्छा मैं साइड में आपको पहले बता दूँ थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए सपोज मान लीजिए एक सेट है A, इसमें लिखा हमने 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या इस सेट के अंदर 1 है, यस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 बिलोंग्स टू A,
क्या 2 जो है वो ए के अंदर बिलोंग करता है? तो हम बोलेंगे यस, यस 2 इज बिलोंग्स टू ए। मैंने लिखा 4 बिलोंग्स टू ए, क्या 4 ए के अंदर है? यस 4 ए के अंदर है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर हमसे पूछा कि 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए के अंदर है? तो 5 ए के अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पर ऐसी लाइन बना देते हैं डज नॉट बिलोंग्स, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 इसके अंदर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर ये सिंबल है वो मैंने वहाँ पर क्लियर कर दिया आपके। तो ये n हमने क्या बताया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 चलते रहते हैं और हमारे जो स्क्वायर्स हैं वो 5 तक हैं, तो यहाँ पर कॉमा लगा के आप बता देंगे कि ये जो नेचुरल नंबर है आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है, मतलब ये जो n जो है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो n जो है ये 1 से स्टार्ट होगा और 5 पे स्टॉप हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 है यहाँ पर, 5 लास्ट है हमारे पास, 5 का स्क्वायर 5 होता है। तो ये जो हमने बना के रेडी करा ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स वेरिएबल लिया जाता है, फिर प्रॉपर्टी बताई जाती है और जो रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास वो रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पे शो कर दी जाती हैं। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में ये मैंने पूरा सिम्बॉलिकली बनाया हुआ है। यहाँ पे आप चाहो तो स्टेटमेंट या लैंग्वेज वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप लिख सकते हो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, बट ये ज़्यादा बेस्ट होता है, टाइम कम लगता है, फटाफट समझ में भी आता है। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं बच्चों, ये इसी का ही कन्वर्टेड मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है, इसी की ही सेट बिल्डर फॉर्म है। वापस देख लीजिए एक बार, ये x क्या है इन सभी को डिनोट करेगा, x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ये n क्या है यहाँ पर, ये हमने आगे बताया, n इज अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो हमने बताया कि कहाँ से कहाँ तक चल रही है गाड़ी, 1 से लेके 5 तक, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हमने बता दिया n जो है 1 और 5 के बीच में रहेगा। तो ये था हमारे पास रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि भाई सेट क्या होता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़े, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे कंटिन्यू होगा जब अपन रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। वैसे कुछ आइडिया आपको यहाँ से लग गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, फिर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना भी सीखेंगे। बट आप लोग इस वीडियो को पहले अच्छे से देख लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के अंदर इसी को ही फर्दर अपन कंटिन्यू करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।